डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आज बड़ा हंगामा खेज दिन रहा, बल्कि आज नहीं कल से ही जो अफवाहें आ रही थीं वो ख़बरें बन गई। यानी एक तो ये कि बल्कि पहले उस खबर की तरफ आ जाऊँ जो बड़ी आम है कि यानी साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज़ शरीफ की सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ये कि ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, बल्कि बैरून मुल्क यानी लंदन जाने से भी उन्हें कहा कि जी इसकी ज़रूरत नहीं है। और उनके वकील को ये कहा कि जनाब आप जो ये सब बहस मुबाहिस कर रहे हैं, इलाज करने के बजाय आप टेस्ट करते रहे। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि एक तवील अरसे बाद जो ख़ानदानी विरासत से मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो तब्दील हुई। ख्वाजा आसिफ पार्लिमानी सेक्रेटरी और जनाब हमारे जो है राना तनवीर PAC के चेयरमैन, और लंदन में अब मियाँ शहबाज शरीफ का क़याम तवील हो गया। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों को ज़हमत दूँ, मेरे साथ तजिया निगार और माशाल्लाह ख़ुद भी मेज़बानी हैं हमारे सरकारी चैनल में मूना आलम, और फिर PTI की उज़मा कारदार, और फिर मुस्लिम लीग नून के यकीनन उन्हें तो होना ही चाहिए शेख साहब आएँ। मैं ज़रा एक क्विक रिपोर्ट दिखा दूँ ऑन हुसैन की। देखिए रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ में वजीर खजाना असद उमर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी समेत बड़े बड़े खिलाड़ियों की विकेटें गिरने पर नून लीग के हामी भंगड़ा डाल ही रहे थे कि जुमेरात की शाम से नून लीग में उखाड़ पिछाड़ की अफवाहें खबरें बनने लगी। मगर इतनी तेजी से शरीफ खानदान अपना बिस्तरा बोरिया लपेट कर अपना बोझ नहीं व निज़ार क़यादत पर डाल देंगे, इसका इस्लामाबाद के सियासी पंडित तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे। शहबाज शरीफ की जगह राना तनवीर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह, शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाने की तजवीज मैदान में आ गई। लेकिन आइन के तहत सदर की अदम मौजूदगी में सीनियर नायब सदर कायम मुकाम सदर का ओहदा संभालता है। इस तरह नवाज शरीफ पार्टी के कायद रहेंगे और शहबाज शरीफ की गैर हाजिरी में शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी की सरबराही मिल जाएगी। नून लीग ने गुज़िश्ता रोज ही ख्वाजा आसिफ को पार्टी का पार्लिमानी लीडर और शहबाज शरीफ की जगह राना तनवीर को PAC का चेयरमैन बनाने का फैसला किया था। क्योंकि उनकी तबीयत अलील है और वो ट्रैवल कर रहे हैं, उसके अलावा नैब के केसेस की वजह से उनको ज़्यादातर लाहौर होना पड़ता है, तो बेहतर कारकर्दगी पार्लिमान की बनाने के लिए पार्लिमानी लीडर का ओहदा और PAC का ओहदा और अपोजिशन लीडर का ओहदा अलग किए गए। क्या ये सारी तब्दीलियां किसी डील या NRO का नतीजा है और यूं मियां शहबाज शरीफ की लंदन जिला वतनी तूल पकड़ जाएगी? ये और ऐसे बहुत से सवालों के जवाब अभी आने हैं। जी मूना आलम। जी शुक्रिया मुजाहिद साहब। देखें, आप जैसे खुद बता रहे हैं ये चीज़ें हम लोग बहुत पहले से देखते आए हैं, और जो अब लीडरशिप का फुकदान हमें नज़र आता है। देखिए PMLN सिर्फ ये बात नवाज शरीफ तक महदूद नहीं है। PMLN एक नेशनल लेवल की पार्टी है, बहुत बड़ी इनकी फॉलोइंग है, मुतअद्दिद मरतबा हुकूमतें कर चुकी हैं। आप मुझे ये बताएं मुजाहिद साहब कि इसमें जो मुंसलिक अच्छे लोग हैं, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो या उनको कभी मौका नहीं मिला लीडरशिप का, एक तो कभी भी उनके पास ये मौका नहीं आया कि वो लीड कर सके फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन चले लीडरशिप का मौका नहीं आया, अब दूसरी बात ये कि अब जब मजबूरी के तहत वो मौका लाना पड़ गया है तो उसकी एक्सेप्टेंस इस पार्टी में नजर नहीं आती। और इस वक्त उनकी तरफ से जो डायरेक्शन लेस एक चीज हमें नजर आ रही है, मरियम नवाज साहिबा उसके बारे में बड़ी कंसर्न है, कुछ दिनों से ट्वीट्स भी कर रही हैं कि सारे लोग इस मुश्किल वक्त में PMLN के साथ खड़ी रहे। लेकिन खड़े होने के लिए भी उनको एक लीडर फिगर, एक लीडिंग फिगर की जरूरत है, और ये चीज हमें यकीनन उनको एज अ क्रेडिट, उनको बल्कि क्रेडिट क्या, उनके केस में बहुत बड़ा ये कौन था, उनका डिसएडवांटेज था। दीगर जितनी भी पार्टीज आप ले लें, चाहे PTI में, हर पार्टी में डिविजन्स होती हैं, पीपल्स पार्टी में यही डायनास्टिक पॉलिटिक्स में हमें डिविजन्स नजर आती हैं, बाप बेटे दोनों की अप्रोच में बड़ा फर्क नजर आता है। तहरीक इंसाफ में अलग अलग आपको पता है जैसे बने हुए हैं ग्रुप्स। लेकिन बात क्या होती है, नवाज शरीफ साहब के अलावा PMLN का तसव्वुर मेरे जहन में नहीं आता। अगर आप उस लीडरशिप को आप देखें कि वो करप्शन की फेसेस सामना कर रहे हैं, उनके केसेस का, और उनके साथ आपने यहाँ तक बात सही कही है, तो वहां पर आपने दुरुस्त कहा कि हमारे यहाँ जरदारी साहब के बगैर पीपल पार्टी नहीं, शरीफ खानदान के बगैर मुस्लिम लीग नून नहीं, खान साहब के बगैर वो नहीं। मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे से बड़ी
खुशी फूट रही है कि चलो भाई शरीफ तो रुखसत हुए, अब निपट लेंगे इन लोगों से। क्या ऐसे ही है उस्मा कारदान? जी बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर आपके शो पे आने के लिए। मैं आई एम हैप्पी। देखिए, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हमारे में कोई उखाड़ पछाड़ आपको नज़र आती है तो वो एक रूटीन का मैटर इसलिए है क्योंकि लीडर ऑफ द टीम जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, वो डिलीवरी चाहते हैं। अगर वो समझते हैं कि कहीं पे उनके विजन के मुताबिक या वो रिजल्ट्स नहीं उनके साथ सामने आ रहे हैं तो वो फिर उसको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को शिफ्ट करते हैं। अगर आप समझते हैं कि किसी में कैपेसिटी नहीं या कोई और मसला है तो वो और बात है। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है कि ये तो हिस्ट्री हो गई है दोनों जमातें इनकी। तो मुझे समझ नहीं आती कि जो अच्छे लोग हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, ले लिए ना आपने अच्छे उनकी हिस्ट्री हो गई थी पार्टियां। फिर तो राशिद खान माशाल्लाह बड़ा अच्छा ले अच्छा दिया। आपको पता है कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ना। अब जाहिर है कि लोगों के लिए अगर इन्होंने कुछ किया होता 35 साल तो फिर हम तीसरी फोर्स इमरान खान का तो वजूद ही ना होता। तो अब मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों शरीफ खानदान का कब तक इन्होंने बोझ उठाना है। ये कोई नई लीडरशिप अपने बीच में तलाश करें। आज इनके जो बीच में जो तफरका है वो खुल के सामने आ गया है। साद रफीक की स्टेटमेंट देखें, जावेद लतीफ की देखेंगे, जी इस पार्टी की तो कोई पॉलिसी नहीं है और ये पता नहीं किस उसमें डायरेक्शन में जा रही है। और अब एक नैबज़दा और इन्होंने ख्वाजा आसिफ जो है वो उसको आगे ला के तो पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन लीडर बनाने का सोच रहे हैं। राना तनवीर के साथ भी बहुत डिफरेंस है। आपको क्या तो जो चाहे कर रहे हैं अब आप मैं शेख साहब से पूछता हूँ, इधर करें उधर करें, आप भी तो पार्टियों में वजीर बदल रहे हैं, पुराना रुखसत करें। शेख साहब ये जो एक तो पहले तो जो मूना ने जो पहले पहली बात की, इनके लीडरान करप्शन और वो एक जुर्म का जो एक मुजरिम का लेबल है उन पे लग चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, ना आपने लगाया, ना मैंने लगाया, ना इमरान खान ने लगाया। लेकिन मैं कम से कम शेख साहब बड़े जहादीदा सियासतदान हैं। और शेख साहब एक तो थैंक यू। और ये जो मूना ने ये सवाल उठाया कि मुस्लिम लीग नून में जो चेंजेस आई हैं, यानी जो ख्वाजा आसिफ का बनाना या दूसरा, वहाँ पता नहीं एक्सेप्टेंस है या नहीं। भाई मैं तो ये जानता हूँ शेख साहब को जितना भी, इन्हें तो जो भी जो है जाती उम्र ही है ना जगह वो क्या लाहौर की, वहाँ से जो भी आएगा ना पैगाम शेख साहब अपनी रवायत के मुताबिक निभाएंगे। और ये नए पुराने पाकिस्तान के दोनों के बंदे हैं। शेख साहब पहली बार हुआ ऐसे बहरहाल। जी मुजाहिद बरेलवी साहब, जी शेख साहब, बड़ी खुशाइन तब्दीली है। देखिए ना, आप यही कहते थे ना कि ये पार्टी में, जी मैं आवाज़ आ रही है आपको? मैं मुजाहिद बरेलवी साहब, मोना ने भी यहाँ बात की, यहाँ पे कारदार साहबा ने भी बात की, तो उज़मा साहबा ने, तो बात ये मैं कह रहा हूँ कि यही कहते थे ना आप कि पार्टी में और लीडरशिप भी आनी चाहिए। ठीक है, हमारे लीडर्स, हमारे असल रूए रवां जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ, उनके खिलाफ जो कुछ भी एक्शन हो रहे हैं वो तो खुद अपने आप को पेश कर रहे हैं। अभी कल भी उन्होंने, आज उनकी थी हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कोर्ट के अपने आप को उन्होंने सबमिट किया है। देखिए इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल हो सकती है हमारे मुल्क में कि 3 बार का बना हुआ वजीर आज़म अपने आप को वहाँ से जब उनके खिलाफ फैसले हुए तो खुद अपनी बेटी को लेकर लंदन से आए। जो बात को अप्रिशिएट कीजिए ना। अब मैं तो आपको पता है कि सीधी सीधी बात करता हूँ और कोई लगी लिपटी नहीं करता। बिल्कुल लीडरशिप नई होनी चाहिए, नए बंदों को भी आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, जो भी इलेक्ट होता है MNA वो 8 लाख बंदों में से एक बंदा इलेक्ट होता है। तो कल हमारी पार्टी की फुल फ्लेज मीटिंग थी और आप खुश होंगे ये बात सुन के कि हमारे यहाँ देखिए खुल के बात हुई ना। कोई अगर किसी को इख्तलाफ लीडरशिप पे नहीं हुआ, खाजा मैं बता तो रहा हूँ जी जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि आप ऐसे बंदों को मौका दें जो कि अपनी बात को वाज़े करें और जो खुल के जो कि बात अपनी कह सके। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कहा कि जो डिलीवर कर रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा मौका दें। बिल्कुल बात हुई है। और मैं ये समझता हूँ, देखिए ना, हमारी लीडरशिप कल जो तय हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब का जो फैसला हुआ, सब ने इंडोर्स किया इसको। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी इंडोर्स किया, जावेद लतीफ़ साहब ने भी किया और हम सब ने किया।
सारे हमारे सेनेटर थे, हम ये नहीं कि कोई एक फैसला हो गया, सब ने कल उसको पूरा इंडोर्स किया, एक भी उनके मुखालफत में नहीं आया ना। अच्छा। राना तनवीर साहब के, राना तनवीर साहब जी, और इसके अलावा ये मैं बड़ी आपको बात बता रहा हूँ, कोई इसमें लिगी लिपटी बात नहीं है। और बाकी जो तब्दीलियां हो रही हैं आज, और कई तब्दीलियां की गई हैं पार्टी में, तो लोगों को मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी लीडरशिप को सामने लाएं और बात करें। मुना, ये जो तब्दीली वाली पार्टी तो पुराने वालों को ला रही है, अब शेख साहब क्या तब्दीली आ रही हैं? कैसा लग रहा है? मुझे ब्रेक की तरफ से जाना पड़ रहा है। ये तब्दीलियां मस्बत तरफ जा रही हैं, या आप समझ रहे हैं कि ये कोई एनआरओ हो गया है, कोई डील हो गई है, भाई शरीफों को पीछे कर दो फिर आपकी पार्टी बच जाएगी, कुछ और इस तरह तो कोई नहीं है? मुना, कोई इस्लामाबाद में सियासी पंडित कुछ कह रहे हैं? मुजाहिद साहब देखें, देर आए दुरुस्त आए, हम तो यही कह सकते हैं कि चलें लेट हुआ, लेकिन उस पर भी एक ये ग्रीवेंस तो आती है ना लोगों को कि जब आपको खुद सूट किया तब आप ऑल्टरनेट लीडरशिप ढूंढ रहे हैं। जब आपको ढूंढनी चाहिए थी, जब सारे लोग लाइंस में खड़े हुए थे, उन्होंने देखे डिलीवरेंस की बात कर रहे हैं शेख साहब माशाल्लाह खुद बड़े मंझे सियासतदान हैं और उन्होंने हमेशा पब्लिक के मैंडेट का एहतराम किया है, उनको वापस करने की कोशिश की है, उस भरोसे को जो पब्लिक ने उनमें दिखाया है। लेकिन दीगर जो लोग थे, देखिए डिलीवरेंस अब आप क्या दिखाएंगे? अब तो आप हुकूमत में नहीं है, वक्त तो तब होता है डिलीवरेंस दिखाने का जब आप हुकूमत में होते हैं। उस वक्त जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, इलेक्शंस होने वाले थे, इलेक्शन सर पे थे, उस वक्त लीडरशिप का फुकदान था मुजाहिद साहब, उस वक्त लीडरशिप नहीं आनी चाहिए थी, ऑल्टरनेट लीडरशिप नजर आनी चाहिए थी। उज़मा बीबी हत्ता के मुझसे कुछ नाराज हैं, लेकिन खफा होने के बावजूद भी मैं हमेशा इनकी बड़ी मद्दाह हूँ, ये बड़ी अच्छी वोकल स्पीकर हैं अपनी पार्टी में। उज़मा साहिबा मुझे जरा कंप्लीट करने दें। मैं ये कह रही हूँ, इस तरह के लोगों को हम क्यों आगे आता हुआ नहीं देखते पीटीआई में? मुझे ये बताएं। हुकूमती जमात है और हमेशा से उनको गिरा रहा कि जो स्टॉलवर्ट्स होते हैं पार्टी के साथ, जो लॉयल्स होते हैं, उन लॉयलिस्ट्स को ना पीटीआई, ना पीपल्स पार्टी, ना पीएमएलएन क्यों प्रमोट नहीं करती? ये सवाल सबके लिए है। एक तो खैर मुझे पता है अमूमन खवातीन पता नहीं क्यों एक दूसरे से ज्यादा नाराज रहती है, इतनी वो नहीं। हाँ, तो एक तो क्यों नाराज है ये पहले, और दूसरा जो सवाल किया मुन्ना ने वो क्विक तरह सा जी। देखिए, ये मोहब्बत के रिश्ते हैं। हमने एनडीयू में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में मैं और मोना साथ बैठते थे, तो ये हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मैं मोना को बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी में खवातीन जो हैं वो फ्रंट फेस हैं और मुझे पार्टी ने इग्नोर हरगिज़ नहीं किया। मैं नंबर 1 तो मैं प्रोविंशियल असेंबली की मेंबर हूं, और दूसरे अभी 1 महीना पहले मुझे एक और पोर्टफोलियो मिला कि मैं चेयरपर्सन बनी हूं स्टैंडिंग कमेटी फॉर विमेन डेवलपमेंट एंड जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, जो बहुत अरे भाई एंकर है, यदि छेड़ रही थी आपको, वो जो रीजन बताएं जो इन्होंने तो ये आप भी देखिए कहते इन्होंने आपको कहा कि सफाई पे आप पे आ गई, लेकिन मैं मैं आता हूँ एक ब्रेक ले लेता हूँ। एक लास्ट कमेंट जरा, मैं प्लीज, वो शेख साहब मेरे ख्याल में हैट्रिक में बिलीव करते हैं। पहले इनके प्राइम मिनिस्टर ने हैट्रिक किया, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, फिर हैट्रिक किया, 3 दफा मुजरिम करार पाए सुप्रीम कोर्ट से, तो लगता है ये 3 का हिस्सा बड़ा पसंद है इनको। अच्छा, मुझे पता है कि ब्रेक की तरफ आ रहा हूँ, आपकी तरफ भी बड़ा जो है जो खिलाड़ियों पे सवाल हो गए, जो नए खिलाड़ी आप आ गए और पुराने हमारे बेचारे अब कमिटेड 8-8 साल तक जो है आपके साथ डट कर जो है वो विकेट कीपिंग करते रहे, बॉलें पकड़ते रहे, छक्के लगाते रहे, उनको छोड़कर जिन लोगों को लाए, इस पर भी सवाल ज़रूर होंगे अगर आप सिर्फ इनकी तब्दीली पे ना जाएं। कैसे शेख साहब, उज़मा और मुना आलम हमारे साथ है, हमारे साथ तो ये मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बिल्ली एक बार फिर आपको खुशामदीद करता है। मुना आलम इस्लामाबाद में और हमारी उज़्मा कारदार पीटीआई की, और शेख साहब बड़े चलते चलते, और ये लोग आमतौर पर आपको ये टेक्निक आप ज़रा समझ लीजिए कि आमतौर पर जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं या एंकर ब्रेक से पहले कोई ऐसा फेंक देते हैं ना, हमला कर देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जनाब जहाँ प्राइम मिनिस्टर बनने की उन्होंने हैट्रिक करी, बल्कि आपको भला करे पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनने की करी, अब जेल जाने की भी हैट्रिक कर रहे हैं। भाई बाइज्जत ज़मानत पे भी तो रिहा हो रहे हैं, इसकी भी तो पता नहीं 3 या 4 बार हो चुका है। खैर ये तो एक लाइटर में बात है, लेकिन शेख साहब पहली बार जो है वो लोग यही कहते थे ना, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम बीबी फला, ठीक है मेहनत बढ़ रही है, ये जो पार्टी में रियलाइजेशन आया है
और लेकिन लोग कुछ ये भी कहते हैं कि जब ज़्यादा कड़ा बुरा वक्त आया, जब मलबा इतना गिरा, तो इन बेचारों के नहीफ़ो निज़ार कंधों पे डाल दिया गया। नहीफ़ो निज़ारा इतना नहीं है, यानी बड़े मजबूत लंबे चौड़े हैं, लेकिन मैं पॉलिटिक्स के हवाले से कह रहा हूँ। बेचारे ख्वाजा साहब या अब्बासी साहब वगैरह, शेख साहब। जी पहले तो मुजाहिद भाई ये बताऊं कि पिछले 6 बार के इलेक्शन जो है ना, तो 3 बार मुस्लिम लीग जीती, और मियां नवाज शरीफ जो है वो हमारे उन्हीं के मेन जो है ना वो सलाहियतें, उनका जो मैनेजमेंट थी, और उनको जो उन्होंने पार्टी को अपने यूनाइट रखा। आज भी हमारी पार्टी में कोई दरार नहीं है। आपको बड़े बड़े स्पेकुलेशन की गई कि पार्टी में हिस्से बकरे हो जाएंगे, ये मुश्किल वक्त है, लेकिन मियां साहब ने अपने आप को पेश किया है। देखिए, अगर उनके खिलाफ कोई फैसले आए तब भी उन्होंने अपने आप को कानून के दायरे में पेश किया है। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये पार्टियों का ये हाल है। आप अंदाजा कीजिए खुद कि काफ लीग जब आई तो उनके मेन जो चेहरा था वो हफीज शेख थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे या फाइनेंस एडवाइजर थे। अब बाद में पीपल पार्टी आई तो उनके भी हफीज शेख थे, आज पीटीआई है तो वो भी हफीज शेख है। वो असद उमर जो चेहरा था, जो असल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, वो किधर है मेरा दोस्त? और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, सारी पार्टी तो उन्होंने बनाई है। ये क्या पार्टी है कि तीनों पार्टियों में पाकिस्तान के 22 करोड़ में से एक शख्स जो है वो फाइनेंस को देख रहा है, जो मेन पाकिस्तान की। आप असद उमर से दोस्ती कर रहे हैं या दुश्मनी फरमा रहे हैं आप शेख साहब? ये उनके आप दोस्ती कर रहे हैं? असद उमर मेरा दोस्त है। देखिए, उनके जब आप तारीफ करते हैं तो फिर उनके हाथ में नहीं जाती है। मैं उनकी पॉलिसी से, देखिए मैं उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ करता हूं। उन्होंने IMF के बाद फौरन जाना चाहिए था। उन्होंने मैं कुलीग है, उनको फौरी, तो उन्होंने जो इतना पाकिस्तान के रुपए को डिवैल्यू किया वो बहुत गलत किया। उन्होंने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया। उनका ख्याल था कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी। एक्सपोर्ट तो इतना बड़ा 25-30% डिवैल्यू करने के बाद भी हमारी एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं। तो जो और महंगाई बढ़ गई, आम आदमी, गरीब आदमी जो कि पहले $140 जो मिनिमम तनख्वाह थी वो $110 रह गई। अब उसमें तो चीज़ें नहीं आ रही और लोग वावेला कर रहे हैं क्योंकि इकानमी का भट्टा बैठ गया। और इनका ख्याल था, जो ख्यालात थे सारे गलत साबित हुए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप बताइए कि जो मुल्क की 3 बड़ी पार्टियों के पास सिर्फ एक शख्स जो है हफीज शेख, वही फाइनेंस को देख रहा है। तो आप हमें कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो देखिए ख्वाजा आसिफ कोई मामूली, वो तो बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका बहुत बड़ा रोल है। और सबने अच्छा शेख साहब आपकी एक जरा जबान फिसल गई। आपने कहा वो 6 बार मुस्लिम लीग इख्तियार में आई, तो आप ये चाहते हैं कि मियां साहब कुछ 6 बार जेल जाएं? ये तो 3 बार, मैंने कहा 3 बार इख्तियार में आई, लेकिन हमारी पिछले 6 बार में से 6 इलेक्शनों में से 3 बार इख्तियार, और 6 इलेक्शनों में टोटल वोट देख ले तो मुस्लिम लीग के सबसे ज्यादा है। चले, मेरी भी जबान ऐसी फिसल गई जी। मुन्ना शेख साहब ये कह रहे हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो, मियां साहब ने अपने आप को पेश किया है, वो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन का अगर हमारे खिलाफ कोई बात भी है तो अपने आप को हमने उन अदालतों में, ये कहाँ हुआ है? पहले जो हुक्मरान रहे वो तो वापस ही नहीं आ रहे हमारे पास। मुन्ना, ये तो बात मेरे ख्याल है शेख साहब की बात में वजन है ना कि जो कप्तान की टीम थी और इन्हें बहुत मौका मिला, 22 साल नहीं, ख़ास तौर पर हर एक को पता था कि अब ये इक़्तिदार में आने वाले हैं, वज़ीर ख़जाना इनका होना चाहिए था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इनका होना चाहिए था। मैं तो बड़ा तरस गया हूँ बेचारे अपने चौधरी साहब को देखकर। कहाँ, मैं सुना है शायद MA आर्ट्स में शायद उन्होंने BA MA किया था, लगा दिया उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। क्या चले, असल तो काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, इससे क्या ताल्लुक़ कि वो साइंसदान ज़रूर हो। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो टीम थी उसकी जगह जो अब टीम आई, यही इन्हीं लोगों की आई ना, जो शेख साहब ने जिनको परवरिश की थी या हमारे जरदारी साहब ने इनकी परवरिश करी थी। तो फिर हम किस तरह समझें? चले, नून लीग का तो मामला दूसरा हो गया, लेकिन ये जो हैं जो जिनसे हमें उम्मीदें हैं, ये किस तरह डिलीवर करेंगे मुन्ना? देखिए, शेख साहब की बात में बिलाशुबा बहुत वजन है। ये बात वो ठीक कह रहे हैं कि जो बेसिस थे, जो ब्रांड्स थे। देखिए, मैं एक बात बड़े वसूख से कहना चाहती हूँ। उज़्मा आज साथ बैठी हुई हैं और उनके सामने भी उनके पीछे भी मुझे इस बात को कहने में या मानने में कोई कबाहत नहीं है। बेहतरीन जो खवातीन हैं जिनको रिजर्व सीट्स पे टिकट्स मिले हैं, PTI की तरफ से हमें नजर आती हैं, चाहे वो रिजर्व सीट्स हों या जो जनरल इलेक्शंस में जनरल सीट्स पे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा हो। क्या जरताज गुल वजीर साहिबा, कमल शोजब, उज़्मा कारदार, शानदाना गुलजार, ये तमाम वो बड़ी ब्राइट खवातीन हैं जो हमें PTI में नजर आती हैं। और शेख साहब से माजरत के साथ हमने इस तरह की खवातीन के लेवल पे लीडरशिप PMLN में डेवलप होती भी नहीं देखी। मरियम की तो कह दे, मरियम औरंगजेब का तो बेचारी बच्चा खासा मरियम औरंगजेब, यस, मरियम इज जस्ट वन हु स्टैंड्स आउट। आप मुझे बताएं, सायरा अफजल तारड़ साहिबा, शाइस्ता परवेज साहिबा, ये तमाम,
अनुशे साहिबा, मारवी तो खैर अब मुझे नहीं पता, उनके तो खैर डिफरेंसेस हो गए, लेकिन सिवाय मरियम औरंगजेब के देयर इज नो वन एल्स। लेकिन जिसमें हमें ज्यादा नजर आता है ये तमाम वो लोग थे जिनसे हम एक्सपेक्ट करते थे कि ये चेहरे होंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, दीज आर ब्रांड्स ऑफ पीटीआई। शेख साहब की बात में बिलाशुबा वजन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। एक और बात जो शेख साहब ने मुतअद्दिद मरतबा कही, मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि नवाज शरीफ साहब जेलों का सामना करने के लिए वापस आए, मरियम साहिबा के हमरा वापस आए, लेकिन मैं इतना जरूर एडमिट करना चाहती हूँ कि उनकी एक्सपेक्टेशंस यकीनन कुछ और थी। 3 मरतबा रहे हुए प्राइम मिनिस्टर जरूर ये एक्सपेक्ट करते थे कि पार्टी के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब और उनके सगे भाई, उनके छोटे भाई, क्योंकि इस पूरे शरीफ फैमिली में जो फैमिली वैल्यूज हैं हमें बहुत ज्यादा नजर आती हैं, कम से कम वो एयरपोर्ट जाने का इरादा तो रखते। मैं ये कहना कैटेगोरिकली चाहती हूँ कि इरादा तो रखते वो नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए। अच्छा उस्मा, देखा फिर इन्होंने यही करा, ये जो आप सभी 4-5 खवातीन का नाम ले दी ना, जब ज़्यादा इनका नाम लिया जाए ना तो ये आप लोगों से कोई दोस्ती वोस्ती कोई नहीं फरमा रही होती, ये कोई मोहब्बत का इजहार नहीं कर रही होती है, ये बड़ा नुकसानदेह होता है। और वो भी स्क्रीनों पर कि जी देखा ऐसी ऐसी खवातीन मौजूद थी, उन्हें तो मौके दिए नहीं और ले आए अपने सियालकोट की से एक मौत। अच्छा छोड़े, वो भी बड़ी मेरे लिए काबिल एहतराम बड़ी जी उस्मा। देखें बरेलवी साहब के पीटीआई में जो ग्रास रूट लेवल की बहुत सारी वर्कर्स जो हैं वो भी आई हैं, जिन्होंने खान साहब के साथ पिछले 10-15 साल से बहुत जद्दोजहद की, अपनी फैमिलियां कुर्बान की और बहुत आंधी तूफान नहीं देखा। आई एम नॉट दी ओनली वन, और भी बहुत हैं, और वो अब आज असेंबलियों में बैठी हुई हैं। और मैं इसीलिए मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि तनख्वाह जब बढ़ाने की बात करती हैं तो अब वो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स वाली असेंबलियां नहीं हैं, वो असेंबलियां हैं जिनके जहां पे आपके मिडिल क्लास के और ग्रास रूट लेवल के भी लोग आए हुए। मुझे एक बात बड़ी हैरत हुई सुन के शेख साहब की, माजरत के साथ, इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने खुद अपने आप को पेश किया। शेख साहब माजरत से मैं कहना चाहूँगी कि वो वापस इसलिए आए क्योंकि अगर वो ना आते तो जो अपील का जो हक था वो खो देते। अच्छा। और फिर जो उनके साथ होना था वो भी इश्तिहारी और अब स्कॉडर बन के, तो जिस तरह बाकी इनके सारे अहले खानदान बैठे उनका भी वही हशर होना था, तो उनको तो वापस आना था। ये जो देखें, ये जो पैनामा है ये तो सुओ मोटो था अल्लाह ताला की तरफ से, वरना ये जो एवनफील्ड प्रॉपर्टीज हैं ये तो 2000 से इनकी सबको पता है। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह करके 2006 में इसको एक्सेप्ट किया, उससे पहले तो इन्होंने छुपाते रहे। इन्होंने सोचा कि हमें तो कोई पूछने वाला नहीं, हम स्याह करें सफेद करें, लेकिन आखिर के अवाम का जो पैसा था और अवाम के हक पे जो डाका डाला गया था उसका तो अल्लाह ताला ने फिर इनको इस दुनिया में ही उसका जो है नतीजा दिखा दिया। तो अब मैं तो शेख साहब से कहूंगी, देखें आप इतने ऑनेस्ट हैं, आप अच्छे हैं, तो ये जो एक डायनेस्टिक रूल है, मारूसी सियासत है, इससे आप खुदारा आप जान छुड़ा लें। ये अपने असासे जो है बचाने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए पूरी पार्टी आपने भी शेख साहब की तारीफ कर दी और शेख साहब के लिए मुश्किलात कर रही हैं। ये तारीफ ये नहीं होती, ये और ये हुए तुम दोस्त जिसके वो आता है दुश्मन आसमा क्यों। जी खैर, शेख साहब उन्होंने बुनियादी सवाल उस्मान ने उठाया। ये मुझे देखिए ना, बात मुख्तसर सी बात ये है, इन सब खातीन ने बड़ी मेहनत की, पीटीआई ने 23 साल नहीं, उन्होंने जो सवाल उठाए उन करप्शन के केसेस के, नए लोग आ पनामा का जो केस उठाया है उन्होंने, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो जी पनामा की बात भी करता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब हफीज शेख ने पूरा मुल्क संभाल लिया, पूरी असल प्रॉब्लम बात तो ये, तो फिर ये पीटीआई का फायदा या किसी भी पार्टी का या पार्लिमानी जमहूरियत का क्या मकसद है? हमारी बात बड़ी बेसिक है, वो करे। बहरहाल आप पनामा की बात कर रहे हैं, तो पनामा में तो बहुत से नाम आए हुए हैं ना, तो सिर्फ एक नाम क्योंकि, और अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब का करप्शन कोई तय नहीं हुई, जो भी और पेश हो रहे हैं वो अपने आप को अदालतों में अपने आप को पेश कर रहे हैं। जो कुछ हुआ है, देखिए मैं आपको बताऊं, सही अगर पूछे ना मेरे से मुजाहिद बरेलवी, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं आपको बताऊं जिस मुल्क में 10 करोड़ का प्लाट 10 लाख में ट्रांसफर होता हो, जिस मुल्क में बाहर से जो पैसा आया हो, हमने कानून बना रखा हो कि वो सब वाइट होगा, चाहे फलूदे वाले को आए, चाहे किसी और कोई छाबड़ी वाले के पास आए, ये बताइए कानून था, सबने मिलकर ये कानून बनाया था ना, कानून था।
तो कानून के बारे में किस तरह आज जो कहते हैं उनको पकड़ लेना, उनको कोर्ट में पेश करे, जो भी जितना भी, क्योंकि हमारे मुल्क में एज अ बिजनेसमैन मैं आपको कहता हूं, या तो असूलों को ठीक करे, या लेकिन ये अगर चीदा एक को पकड़ लेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, इस तरह कोई भी नहीं बचेगा। अभी ये फेक अकाउंट जो थे उसके बारे में हमने ही पास किया, हमारी फाइनेंस कमेटी में हमने पास किया कि फेक अकाउंट का जो है खिलाफ कानून है। अब वो उनको पकड़ने जा रहे हैं, तो पकड़ने गए तो मैंने पूछा उस दिन FPR में कि कितने आपके ख्याल में फेक अकाउंट है, तो मुझे फाइनेंस कमेटी में बताया गया कि 8000 होंगे। मैंने उनको कहा आपका तो होमवर्क ही नहीं है, ये तो कम से कम 10 लाख होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे। तो कोई किस को पकड़ेंगे आप जी, किस को? ये जो फलूदे वाले और ये सब बात कर रहे हैं ना, ये मुझे बताइए कि आपके फलूदे वाले नहीं है, फलूदे वाले उधर हैं, आपके तो ज्यादा शरीफ हैं, आपके फलूदे वाला या ठेले वाला नहीं है सर। पाकिस्तान में सर, पाकिस्तान में हर जगह है। अच्छा। या तो उनको खत्म, देखिए ना, बिजनेसमैनों में भी हैं, ये पॉलिटिशियंस में भी हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स में भी हैं, ये और जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन है ना उनमें भी सब लोग। चले ऐसा हमारे मुल्क का कानून था, हर एक ने। मुझे बताइए 10 करोड़ का प्लाट 10 लाख में कैसे ट्रांसफर हो जाता था? बाकी 9 करोड़ 80 लाख कहां से आता था? क्या एक लाइन में कह दो कुछ, क्या कहनी थी? जी तो पेश कर रहे हैं, हमने ही पेश की, हमने आके ही अपने फाइनेंस कमेटी का आप देख लीजिए, ये सारा जो। चलिए मैं ऐसा करता हूं, मैं ब्रेक के तरफ कहते थे, मैं उनसे कहता था ठीक है। चले मैं ब्रेक के तरफ चला जाता हूं, फिर मुना कंक्लूडिंग क्वेश्चन करा लेता हूं इन दोनों से, है ना। सवाल जरा बैलेंस कीजिएगा, ये नहीं जरा इधर का ख्याल रखें उधर का। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। भाई मूना, मैं बहुत ही स्ट्रेट स्पेसिफिक आपसे मालूम करना चाहता हूँ, मैं इसलिए क्योंकि कराची में बैठा हूँ। क्या आज जो शरीफों ने दस्तबरदार हुए हैं, PAC से थे, लीडर ऑफ दी अपोजिशन से, पार्लिमानी सेक्रेटरी से, एक हद तक पार्टी क़यादत से, इसको हम समझें कि वो फिर जवाब लूँगा मैं दोनों हजरात से, डील या ढील की तरफ जाकर देख रही हैं आप? NRO का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँ, वो एक अलग तारीखी पस मंज़र था उसका। जी मुना। जी NRO तो मुजाहिद साहब नजर नहीं आता, लेकिन बहुत ही एक खला तो पैदा हुआ है, साथ में ऑकवर्डनेस पैदा हो गई है। अच्छा। जिस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, ना सिर्फ नून लीग ने बल्कि उनके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी एकदम से एक ऑकवर्डनेस में खुद बाकायदा PMLN पार्लिमानी कमेटी ये फैसला करती है कि अब ये PAC की चेयरमैनशिप भी दे दी उन्होंने साथ साथ पार्लिमानी लीडर भी ख्वाजा आसिफ साहब को अपनी जगह मुंतखब कर दिया। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि शहबाज शरीफ साहब के 2 चैम्बर्स थे, एक अपोजिशन लीडर का और एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का। उन्होंने अपना PAC चेयरमैन का जो चैम्बर था वो उन्होंने बिलावल साहब को भी ऑफर किया था। और बड़ी सच्ची बात है मुजाहिद साहब कि हमें शहबाज शरीफ साहब बतौर अपोजिशन लीडर हमने बड़ा मिस किया कि उन्होंने इतनी जद्दोजहद के बाद वो अपोजिशन लीडर भी बने, PAC के चेयरमैन भी बने। याद आती है जाने के बाद किसी की कोई धुआंधार तकरीर उन्होंने ना की। अगर आप बाहर से बैठ के देखें तो आपको लगता है माने जैसे बिलावल भुट्टो साहब अपोजिशन लीडर हैं और जैसे वो PAC के चेयरमैन हैं। हमने तो टोटली मिस आउट किया है शहबाज शरीफ साहब को। उनकी मेरा वन लाइन जवाब के ये ऐसा लग रहा है कुछ इस तरह तो नहीं होता ना, आपको भी पता है माशाल्लाह, आप तो सीनियर एंकर हैं, कुछ अरेंजमेंट के साथ सब चीज़ें उजागर हो रही हैं, इस तरह उनको बड़े इन पोस्टों को छोड़ना। देखिए अरेंजमेंट तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का प्रॉबेबली ये चीज़ उनको कही होगी और फिर अब उनके वापस आने के चांसेस अब तो बहुत ही स्लिम नज़र आते हैं। अभी उनसे पूछें तो वो यकीनन उन्होंने अभी भी कुछ दिन पहले कुछ रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि वो वापस आएंगे और मिड मई में वापस आएंगे, लेकिन मुझे इसकी तवक्को बहुत कम लगती है। नवाज शरीफ साहब ऑन द अदर हैंड वो भी यही बैठ के सोच रहे हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब बाहर जा सकते हैं तो मेरे बाहर जाने में क्या कबाहत है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का जो ये TTs के जरिए जो जायदादें बनाने का सिलसिला है उसका क्वांटम, उसका फाइनेंशियल क्वांटम बहुत ज्यादा है इन तमाम केसेस, इन तमाम रेफरेंसेस। ठीक है मुना, मैं 1.5-2 मिनट यही सवाल को 1.5-2 मिनट में उस्मा को दे दूं ताकि 2-2.5 मिनट में हमारे शेख साहब बताएं। आपको क्या लगता है, आप बताएंगी तो नहीं लेकिन सुनगुन कुछ है इस तरह की, कुछ ना कुछ तो है वैसे ना, ऐसे तो नहीं हो सकता ओवरनाइट तमाम बड़े ओहदे छोड़ दिए जाएं उस्मा?
बरेलवी साहब, आपको और ब्रेकिंग न्यूज कहीं से ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये डील और ढील वाली ब्रेकिंग न्यूज के गुब्बारे से तो बिल्कुल हवा निकल चुकी है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कौम को इंसाफ मिल गया है, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मैं बड़ी सख्त तकलीफ में थी अगर नवाज शरीफ को मुल्क से जाने दिया जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो अवाम के जो उमंगों की तर्जमानी करता है। और मैं एक बड़ी मायूस हुई हूँ शेख साहब की बात से, जिसका प्लीज मुझे जिक्र करने दें। इन्होंने तो मजाक में उड़ा दिया फेक अकाउंट्स को कि जी सारे ही करते हैं, बिजनेसमैन भी फलाना करते हैं। लेकिन शेख साहब आप खुदारा खुद ही सोचें कि अगर ये फेक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हों और वो पैसा इधर से निकाला जाए जो कि टैक्स पेयर का पैसा है, जो कि इंडस्ट्री जिससे लगनी चाहिए थी, जिससे हेल्थ और एजुकेशन की लोगों को सहूलत और उनका फंडामेंटल राइट और वेल्थ क्रिएशन, जॉब क्रिएशन, वो सारा पैसा $100 अरब आपका पूरा साल का बाहर मनी लॉन्डर हो जाए और आप इसको मजाक समझ रहे हैं। शेख साहब ऐसे तो मामला नहीं चलता है। शेख साहब बताइए। जी शेख साहब। जी मैं बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रही असल में, या तो ये बात को समझ ही नहीं रहे। देखिए मैं नहीं समझ तो रही है, बड़े समझ बूझ के सवाल किया है उन्होंने मुझे। मैं आपको बताऊं ना, जो कानून बने थे वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में बने थे। उस वक्त भी हफीज़ शेख साहब फाइनेंस के इंचार्ज थे। और ये जो बाहर की मनी लॉन्ड्रिंग ये कह रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग इसको कह रही हैं, हालांकि हमने कहा था खुद तमाम पार्टियों ने मिल के, पार्लियामेंट से ये कानून बने हुए हैं कि कोई भी बाहर से पैसा आए, क्योंकि हमें रेमिटेंस की जरूरत है, तो उसका कोई पूछा नहीं जाएगा कि वजह क्या है। अभी प्रूव कर लेना, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग जितनी बातें करें 2 साल से तो हो रही है, ये क्यों मजाक हम बना रहे। हम मैं बात को क्लियर करने दे। कोई एक भी केस अगर प्रूव हो गया कोई अदालत में, अगर अदालत में देखिए गैलरी देखिए नहीं गया, बाहर नहीं गई, वही पैसा हुआ क्या होता है, यहां से गया है, बिल्कुल गया है, और वही पैसा वापस आया है। इसमें कोई शक नहीं है। मनी ट्रेल दे देना, उसका बता दें, यही तो सारा रोल है कि मनी ट्रेल नहीं दे सके। आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में रहते हैं, फिर आप मनी ट्रेल नहीं दे सकते। आप मेरी बात तो सुने, मनी ट्रेल में उज़मा मेरी बात तो सुने। पाकिस्तान में जितना भी पैसा इस तरह आया है वो सारा कानूनी तौर से आया है। कोई एक भी साहब, ये गैलरी के लिए खेलने के लिए तो है, आप खेल लें, कोई अदालत में हजूर ना जाते हुए कानून को देखा, ना आते हुए कानून को देखा। मैं क्या करूं, आप अगर समझे ही नहीं, कोई एक भी केस गरीब बेचारे गरीब के नाम पे ही तो आया है। ये सारे ये आप खुद हर जगह जो है वो दंदनाते फिरते हैं। पता नहीं कौन कौन डाकू है। मुझे बताइए कि इस वक्त क्या ये जो मुशर्रफ साहब ने कानून बनाया, अब हिसाब तो देना पड़ेगा। आज फिर उसी हफीज शेख को जिसने ये कानून बनाया, आज हफीज शेख। वैसे उस्मा अनफॉर्चुनेटली हमें इस तरह से यूनिफॉर्मिटी नजर नहीं आती। मेरे ख्याल में मुझे भी तो कोई मुझे मौका दे ना जी। मेरे ख्याल में बात तो अभी शुरू होनी थी, यहाँ से शुरू होनी थी, लेकिन मुझे मैं क्या करूँ क्या करूँ, मुझे बात तो यहाँ से शुरू होनी थी, लेकिन कैमरे के पीछे कहा जा रहा है कि आपके पास अब इतना ही वक्त है कि आप अपने मेहमानों का करते हुए, और हाँ अगर आपका जी चाहे तो अगले दिन फिर इन्हें बुला लें। देखिए मैं इजाज़त लूँगा, अगर हुआ तो फिर यहीं से बात शुरू करूँगा जहाँ मूना आलम से और शेख साहब से और उज़मा कारदार से हमारी गुफ्तगू शुरू हुई है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया करते हुए डॉन न्यूज़ से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।